नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के जो एक तरह से एक जो बयान है जिसको लेकर काफ़ी पूरे देश भर में विवाद हो रहा है। तमाम ब्राह्मण समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोई उन्हें जेल भेजने की बात कर रहा है, कोई एफआईआर की बात कर रहा है और अब तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं अपने चैनल पे बता नहीं सकता। लोग उनको एक तरह से शारीरिक क्षति पहुंचाने तक की बातें कर रहे हैं। आज हम ये वाली बात नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या प्रतिक्रिया है। आज हम एक नई स्टोरी बताने जा रहे हैं और स्टोरी ये है कि इसी संतोष वर्मा के कारण मध्य प्रदेश के 2 जजों को निलंबित किया गया है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरी घटना आज हम लेकर आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी आज आपको बताने वाले हैं इन संतोष वर्मा का भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, अतीत क्या है, वर्तमान क्या है। बहुत सारी ऐसी नई जानकारियां जो अभी तक आपको किसी चैनल पर नहीं मिली होंगी। आप चौंक जाएंगे। 2 जज क्यों निलंबित हुए वो खबर भी बताएंगे। वो कौन सी महिला है जिसके कारण संतोष वर्मा को 6 महीने जेल में रहना पड़ा। वो क्या कारण है कि तमाम सारे ये जो सारे कर्म करने के बाद भी संतोष को 2021 में आईएएस किसने अवार्ड कराई। और एक बड़ी कहानी, चौंकेंगे आप। इस समय यदि आप मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन की जो वेबसाइट है यदि उस पर जाएंगे, तमाम आईएएस अधिकारियों का, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आपको पूरा डिटेल मिलेगा, हर ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। लेकिन संतोष वर्मा को कब, कैसे, कब आईएएस बनाया गया कोई कागज नहीं है। पूरा हमने चेक करा लिया। आखिर कौन है संतोष वर्मा को ये संरक्षण देने वाला? मध्य प्रदेश सरकार के जीएडी डिपार्टमेंट में कौन व्यक्ति है जो इस संतोष वर्मा को इतना संरक्षण दे रहा है कि उसके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आईएएस बन गया। और वो तमाम सारे कागज जो हमेशा लोड होना चाहिए साइट पर, वो सब कागज गायब हैं। आखिर क्यों? हम इन तमाम सारे मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनने क्या क्या कर्म किए हैं सरकारी सर्विस में आने के बाद, क्या कारण है कि 2 जजों को निलंबित करना पड़ा है। अब भी कुछ दिन पहले निलंबित किए गए हैं, हाई कोर्ट ने निलंबित किया है केवल और केवल संतोष वर्मा के कारण। पूरी कहानी आज आपके सामने लेकर आए हैं हमारे मित्र और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी। एक एक करके सवाल करूंगा और एक एक परत आज खुलती चली जाएगी। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये संतोष वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश सरकार में कैसे जॉब में आए हैं? रविंद्र भाई, संतोष वर्मा का जो सरकारी रिकॉर्ड है, वैसे तो आपने बता ही दिया, ज़्यादातर चीज़ें हैं ही नहीं, लेकिन जो एक रिकॉर्ड है जो हमें एक लिस्ट मिली थी उसमें ये खरगोन के बताए जाते हैं। लेकिन हमने खरगोन में अपने साथियों से पता किया तो उन्हें पता नहीं चल पाया कि इनका निवास कहाँ है, क्या है, इनका परिवार कहाँ रहता है। और चूँकि एक महिला के साथ इनका जो विवाद सामने आया था, उसके पहले ये बहुत चर्चित व्यक्ति नहीं थे और ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। और उसके बाद इनको 2021 में ये आईएएस बने, लेकिन इनको 2012 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं वर्तमान में। और जिस तरह की इनके विवाद रहे हैं उस पर अगर जैसे आप कह रहे हैं परत दर परत, तो हम सबसे पहले चलते हैं कि एक ब्याहता पत्नी है, एक बेटा है। बेटे की बात का ये जिक्र कर चुके हैं परिवार में और कौन कौन से लोग हैं। ये जिससे शादी की उसका बेटा है? जी, एक बेटा है इनका और बेटा पढ़ रहा है अभी। उसी वो उस पत्नी के साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे? ये स्टेटस अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि बेटा है, परिवार की बात कर रहे हैं, तलाक जैसी कोई स्थिति की बात है नहीं। और जिस महिला, जिस अग्रवाल, मैं नाम हम ना लें इसलिए कि वैसे नाम इसलिए भी लिया जा सकता है कि एलआईसी के चक्कर में इनसे मिली। हाँ, उनके खिलाफ भी इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है 2021 में और न्यायालय के आदेश पर ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसलिए उनका अखबारों में सब में नाम छपा हुआ है। उनका नाम हर्षिता अग्रवाल है, एलआईसी एजेंट है और उनका नाम अखबारों में सब जगह छपा हुआ है। जज ने, इन्होंने, संतोष वर्मा ने उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है कि उनसे दस्तावेज हासिल करके उन्होंने पत्नी के तौर पर अपने नाम कई जगह दर्ज करा लिए और पासपोर्ट बनवा रहे हैं। इस तरह का उन पर आरोप लगा है। तो रविंद्र भाई, आप कोई सवाल पूछेंगे कि मैं इसको सिलसिला आगे जारी रखूं? नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जेल क्यों गए थे। एक बहुत
चर्चित और मामला आप है। जैसे भी क्रम से जी, बताना जी, चाहें, ये चर्चित जो आपके मामला, दिमाग में है। ये बहुत चर्चित मामला है। इस मामले में फिलहाल इसी महीने, इसी नवंबर के माह में 10 नवंबर को हाईकोर्ट ने जो एक जांच समिति गठित की थी, उस जांच समिति ने कदाचरण के मामले में 2 जजों को निलंबित किया है, जो उस समय सीजीएम थे अमन सिंह भूरिया, उस समय जब संतोष वर्मा का ये मामला था, और दूसरे विजेंद्र सिंह रावत, जिनके न्यायालय में ये विशेष न्यायाधीश थे, जिनके न्यायालय में ये मामला चल रहा था, और जहां से संतोष वर्मा को बरी किए जाने की जो आदेश है और जिस आदेश के आधार पर उन्हें पदोन्नति मिली है। चलिए और ज़रा मैं सरल करके अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि रिजवान भाई ने मुझे ही बताया था। दरअसल पूरा मामला ये था कि हर्षिता अग्रवाल ने इनके खिलाफ शिकायत की कि इनने शादी का लालच देकर इनको लिव इन में रखा और बाद में शादी नहीं की, और हर्षिता अग्रवाल ने अपने पासपोर्ट वगैरह भी इनके दस्तावेज से बना लिए। तो एक काउंटर शिकायत संतोष वर्मा ने कर दी। तो एक महिला की शिकायत संतोष के खिलाफ थी, संतोष की शिकायत महिला के खिलाफ थी। अब ये मामला कोर्ट में गया था और इन दोनों ने समझौता लगाया था। शायद ब्रजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट में ये मामला गया था और इन दोनों ने वहाँ समझौता कि हमें समझौता हो गया, अब हम साथ रहेंगे, ऐसा कुछ था। और उस पर ब्रजेंद्र सिंह रावत ने कोई ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर की कॉपी लेकर, आप ध्यान से सुनिए, कोर्ट में जब इन दोनों मतलब एक तरह से तथाकथित पति पत्नी के बीच में समझौता हो गया, तो ये कोर्ट ने इन पर एक समझौता का आदेश कर दिया था केस को खत्म करने का। उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर संतोष वर्मा ने जीएडी को लगाया और उन्हें आईएएस मिल गया। मज़ेदार बात यह है कि उस समय के जज ब्रजेश रावत, उन्होंने कहा कि मैंने तो ये ऑर्डर जारी नहीं किया, ये फर्जी ऑर्डर है, और उसको फर्जी बताकर ब्रजेश रावत ने, जो जज है, उन्होंने संतोष के खिलाफ एफआईआर कराई इंदौर में, और उसमें संतोष गिरफ्तार हुए और 6 महीने जेल रहे। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही है। मैं ये आदेश हमारे पास है, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये वही कथित आदेश है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये आदेश जज विजेंद्र सिंह रावत ने किया है, और जज विजेंद्र सिंह रावत ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उन्होंने ये आदेश नहीं किया है, और इसी पर जांच हुई है। और इस जांच में कदाचरण का मामला उन पर सामने आया है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक मिनट, अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। बात यह है कि ब्रजेश सिंह रावत है जज, वो थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं कि मैंने ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन संतोष वर्मा कहते हैं और तमाम और लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऑर्डर जज साहब का ही है, जज साहब का ही ऑर्डर है। बिल्कुल। और उसके बाद हाईकोर्ट एक एसआईटी गठित करता है और ये जांच करने के लिए कि ये ऑर्डर असली है कि नकली है। उसके बाद क्या होता है आप बताइए। उसके बाद जो हमारे पास अभी तक बहुत जानकारियां तो स्पष्ट नहीं आई है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, हाईकोर्ट की जो समिति है, उच्च स्तरीय समिति, उसने ये माना है कि ये आदेश जज विजेंद्र सिंह रावत ने पारित किया है। ये हमारे पास जो जानकारी, ये कॉपी है हमारे ये पास। पूरी रिपोर्ट हमारे पास है, उसकी भी जांच रिपोर्ट की ये कॉपी हमारे पास है, जिसमें ये आ गया है कि जज साहब के कंप्यूटर में उसकी हार्ड डिस्क की जांच में आया है कि ये ऑर्डर जज साहब ने ही बोलकर टाइप कराया है और उनके हस्ताक्षर भी है। यानी संतोष पेन ड्राइव में भी वो आदेश, उनके स्टेनो के पेन ड्राइव में भी मिल गया है। और हार्ड डिस्क जब रिकवर की गई, हार्ड डिस्क से उन्होंने मिटवा दिया था, जब हार्ड डिस्क रिकवर की गई तो उसमें ये चीज़ निकल आई, और इसी का खामियाजा अब वो भोग रहे हैं, निलंबित हो गए हैं। और इसके 2 जज, तो ये अमन भूरिया क्यों हुए? वो सीजीएम थे, उनके वरिष्ठ अधिकारी थे, सीजीएम थे उस समय, और दोनों की मिली भगत थी, इसलिए कि उनकी हर चीज़ में वो साथ दे रहे थे। अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात ये है कि ये विजेंद्र सिंह रावत, ये जो मामला है, जो मामला चल रहा था जिसमें कंप्रोमाइज़ हुआ है, और उसमें एक में फैसला हुआ, इसलिए कि 2 धाराओं में कंप्रोमाइज़ हो सकता था, एक धारा में कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता था। उसको गुण दोष के आधार पर सुना जाता, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता। 294, 323 और 506 भाग 2 इन धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इसमें 294 और 323 में तो समझौता हो, माफ़ कीजिएगा, 323 और 506 में तो समझौता हो गया, लेकिन जब गाली देने वाला, जो सार्वजनिक रूप से अपमान करने वाला, इसको जज ने ये माना कि सार्वजनिक स्थल पर नहीं दिया गया है, इसलिए उसमें उन्हें बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया संतोष वर्मा को। उसके बाद संतोष वर्मा और जज साहब की संबंध लगता है बहुत मधुर हो गए थे, इसलिए जज साहब की, इन्हीं जज साहब की अदालत में एक मामला चल रहा है आपकी अदालत में, और दूसरा मामला इन्हीं के यहाँ एक प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया, और उस
परिवाद के आधार पर इन्हीं जज साहब ने इसी हर्षिता अग्रवाल के खिलाफ संतोष वर्मा के आवेदन पर एफआईआर दर्ज करने के लिए 467, 468, 420, हाँ रावत जी ने, जी इन्हीं रावत ने, इन्हीं विजेंद्र सिंह रावत की न्यायालय से ही वो आदेश हुआ और वो थाने में दर्ज भी हो गया। इंदौर में वो मामला विचाराधीन है या कोर्ट में शायद चालान पेश नहीं हुआ अभी तक उस मामले में। तो ये और इन्हीं सब चीज़ों की जांच हुई। मतलब कुल मिलाकर एक बात निकल कर आ रही है जी कि संतोष वर्मा जी जिनके खिलाफ पहले प्रकरण कोर्ट में गया तो जज साहब से उनकी दोस्ती हो गई, जज साहब ने महिला के खिलाफ एफआईआर करवा उसी दौर में जज साहब ने, उसके बाद जज साहब के और संतोष के संबंध खराब हो गए। नहीं, अब खराब होने की तरफ बढ़ रहे हैं जी। अब लगता है कि इस महिला के प्रति जज साहब के मन में शायद बहुत सहानुभूति पैदा हो गई। अच्छा, हाँ, एक और है इस महिला और संतोष वर्मा के विवाद के बारे में एक चर्चा है, अपुष्ट है बहुत, लेकिन संतोष वर्मा इसी बीच में किन्हीं और महिला के संपर्क में भी आ गए थे। एक और, हाँ, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में, हर्षिता अग्रवाल और संतोष वर्मा के बीच में खटास पैदा हुई है और धीरे धीरे खटास इस हद तक आ गई। लेकिन अभी कहते हैं कि इनके मधुर संबंध हैं। आजकल लोग कह रहे हैं साथ रह रहे हैं अब, हाँ चर्चा है, लेकिन अब हम चूंकि पुष्टि नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई वो, लेकिन एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो चर्चा है, जो उस समय के अधिकारी, हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की है इस मामले पे, 3 दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। चर्चा ये है कि संतोष वर्मा ने जज साहब को कुछ कमिटमेंट किए थे और जज साहब ने भी उस कमिटमेंट के आधार पर ऑर्डर टाइप कर लिया, जैसा कि खबर है, लेकिन वो कमिटमेंट पूरे नहीं हुए। तो जज साहब ने ऑर्डर तो टाइप कर लिया, साइन भी करके रख लिए, लेकिन उन्होंने उसको जारी नहीं किया। संतोष वर्मा बहुत तेज अधिकारी है, उसने जज साहब के ही स्टाफ से चुपचाप वो ऑर्डर निकाल लिया और जाके जेडी में लगा दिया। यही है ना? हाँ, उसमें बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड से उन्हें मिला है। नहीं, लेकिन इसकी देखिए, बेशक मैं ऑर्डर बना लूं जी, जब तक मैं औपचारिक रूप से अपने कोर्ट में नहीं सुनाऊं तब तक तो वो माना नहीं जाएगा। उन्हें ऑफिशियल उसका जो जज साहब ने आदेश अपने हस्ताक्षर से पारित किया था, उसके नंबर सब डल गए थे। हाँ, उसका सब उनको जज को, ये है ना ये आदेश, ये वही तो आदेश है। नहीं, नंबर कहाँ है इस पे? जी, ये जो हाँ, तो यही जो आदेश है उनके पास, और हस्ताक्षर भी है। ये है, ये हस्ताक्षर है, सब कुछ है, ये सारा कुछ है। ये आदेश जो है संतोष वर्मा ने हासिल कर लिया। अब हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि मधुर संबंध थे, मधुर संबंध होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे के प्रति कोई लाभ, कई बार सामाजिक संबंध हो जाते हैं, लाभ भी उसका कारण हो सकता है। इसी बीच में इस महिला के प्रति भी जज साहब की सहानुभूति बढ़ गई और इसी बीच में संतोष वर्मा और उनके बीच में किन्हीं बातों को लेकर मतभेद बढ़े, महिला के प्रति सहानुभूति बढ़ी और महिला, ये आदेश गायब करा के उसी महिला से शिकायत करवा दी गई कि ये आदेश तो इन्होंने फर्जी लगाया है। और उसी महिला की शिकायत पर जज साहब के, इनके, जिस महिला से समझौता हो गया था जी, और ऑर्डर की कॉपी आ गई थी, हाँ, उसी महिला से शिकायत करा दी। उसी महिला की शिकायत पर, साहब खुद नहीं गए थे एफआईआर कराने, महिला से कराई थी। हाँ, महिला से शिकायत कराई, उसके बाद ही तो फिर बाकी आगे चीजें बढ़ी। तो हम क्षमा चाहते हैं, हमने पिछली बार ये बोल दिया था कि साहब खुद गए, हाँ, महिला से खुद नहीं गए हैं, उन्हें कराई, महिला से शिकायत कराई गई और फिर बाकायदा इस पर जांच शुरू हुई और जांच के बाद जिस तरह के निर्देश हुए उसके हिसाब से गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया और संतोष वर्मा जेल चले गए। 6 महीने तक जेल रहे, सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर। अच्छा, ये जो आईएएस बनने के बाद जेल गए हैं, हाँ, तो उसके बाद में इनका आईएएस वापस क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसलिए कि ये मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई और इस मामले में जज साहब गिल्टी धीरे धीरे फंसते चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उन्हें जमानत भी दे दी संतोष वर्मा को। वो रीस्टेट भी हो गए और रीस्टेट होकर न जाने उन्हें क्या भूत सवार हुआ, उन्होंने इस तरह के बयान दिए। पूरा बयान हमने सुना, रविंद्र भाई आपने भी पूरा सुना, हमने भी सुना, इस पर भी हम अलग से कुछ बनाएंगे। लेकिन संतोष वर्मा ने जिस तरह से बातचीत की, अब 2 पक्ष बन गए हैं इस पूरे मामले में। एक वो पक्ष है बहुत एक्सट्रीम पर जाकर बहुत ही बदतमीजी से भी बात करने लगे हैं लोग और कानून को हाथ में लेने और पता नहीं इनाम भी घोषित कर रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ये उचित नहीं है किसी भी तरह से। इससे जब आप संतोष वर्मा पर ये आरोप लगाते हैं कि समरसता उनकी वजह से बिगड़ रही है, तो आपकी इन हरकतों की वजह से भी समरसता पर दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। लेकिन इस मामले को एक बार फिर बहुत गंभीरता के साथ, पूरे भाषण को हमने सुना है, उस भाषण से हमने कई मायने निकाले हैं, लेकिन हम मायने एक्चुअल जनता को छोड़ दें, उसकी पे बात करेंगे। मैं अब एक नया प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, ये संतोष वर्मा पर हाथ किसका है?
मध्य प्रदेश में कोई तो बड़ा आदमी है, जैसे कंसोटिया साहब अपना पद छोड़ते हैं तो संतोष वर्मा को देते हैं, संतोष वर्मा उन्हें अपना बड़ा भाई और क्या बिल्कुल भगवान जैसा मानते हैं और कहते हैं कि मैं उनके संरक्षण में। आखिर सवाल ये है कि संतोष वर्मा का ये जो पूरा रिकॉर्ड है, सस्पेंशन से लेके और बहाली तक का, आईएएस मिलने तक का, वो जीएडी की वेबसाइट से गायब किसने किया? हाँ, हम बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमें बहुत वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि जीएडी की वेबसाइट से संतोष वर्मा का पूरा रिकॉर्ड गायब है। यदि किसी को वो रिकॉर्ड मिल जाए तो कृपया मुझे भेजें, मैं फिर अब इस खबर को दुरुस्त करूंगा। बिल्कुल रविंद्र भाई, किसका हाथ है किसका नहीं है ये तो अन्वेषण का विषय है, लेकिन हाथ है ये साबित हो गया, इसलिए कि संतोष वर्मा जिस तरह से जेल गए, फिर संतोष वर्मा जिस तरह से बहाल हो गए, संतोष वर्मा न्यायालय के एक आदेश से उनकी जो प्रमोद पदोन्नति उनको मिल गई तत्काल, इसलिए कि इतना आसानी से मिलती नहीं है पदोन्नति ऐसे जगह, आईएएस बनना कोई मामूली बात भी नहीं होता। तो संरक्षण है उनका, जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग के प्रति भी सरकारी कामकाज में एक सहानुभूति कई बार दिखती भी है और कई बार भेदभाव भी दिखता है। तो संतोष वर्मा जिस तरह से ये कुछ भी हुआ है तो ये स्टडी का केस पूरी तरह से। चलिए अब अंतिम प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूँ। क्या लग रहा है आपको, ये तमाम सारी चीज़ें आप 3 दिन से रिसर्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है संतोष वर्मा पे एफआईआर होगी, संतोष वर्मा सस्पेंड होंगे, संतोष वर्मा पे कोई भी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने नोटिस में ये बात मान ली है कि ये कदाचार का मामला है, तो एक बार सरकार खुद मान चुकी है। संतोष वर्मा के जवाब से क्या लग रहा है आपको कि सरकार क्या कार्रवाई हो सकती है? बस एक अंतिम प्रश्न है। सरकार का जो नोटिस है वो असमंजस भरा है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सरकार ने अगर पूर्णतः कदाचार इसको मान लिया होता, स्वेच्छाचारिता मान लिया होता, तो निलंबित हो जाते। निलंबित के बाद उनको शोकाज नोटिस देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उन्हें निलंबित नहीं किया। एक तो उनके जिस वर्ग से वो आते हैं वो होना सरकार के लिए एक हेजिटेशन का कारण हो सकता है, और दूसरा कारण यही है कि सरकार उन्हें पक्ष रखने का मौका देना चाहती है, इसलिए कि एक दलित इस ऐसे वर्ग के अनुसूचित जाति जनजाति हो या ना हो, ऐसे वर्ग आईएएस के पद तक नहीं, ऐसे वर्ग के भी हैं वो। और इस पूरे मामले में एफआईआर जिस तरह से लग रहा है, मुझे लगता है एफआईआर तो होगी। एफआईआर के बाद क्या होगा, किस तरह से जांच होगी, क्या होगी, क्यों कर रही है? देखो लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, शब्दों की मर्यादा टूट रही है। सरकार यदि समय रहते कार्रवाई करते, तो जैसे आपने देखा अभी गैरतगंज में आरोपी पकड़ा गया तो लोगों की शांति हो गई। यहाँ भी जो भी सरकार को करना है कर दे। रोज रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, कल बल्लभवन पे प्रदर्शन हुआ। जी, वही सरकार असमंजस में। मैंने आपसे कहा कि सरकार भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है कि जो आज हमने जो भाषण सुना है उसके भी बहुत से मायने हैं, उसको फिर समीक्षा करेंगे किसी समय। लेकिन मुझे भी आज अपने चैनल पे अपन उनका पूरा भाषण जरूर डालेंगे। 12 मिनट का भाषण उनका आया है, ताकि क्लियरिटी हो पाए कि लोग वो क्या बोलना चाहते थे, क्या अंदाज लगाया गया है, क्या हुआ है। देखिए हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ना हम संतोष के खिलाफ है, ना हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास जो भाषण है वो लगभग 12 मिनट का है। हमारी जानकारी ये है कि उससे भी ज्यादा बड़ा भाषण था, लेकिन जो अंश जिस बात का विवाद है वो पूरा है उसमें, लेकिन लगता है बीच की कुछ चीजें उसमें काटी भी गई हैं, कटिंग की गई है। हाँ, बीच में, लेकिन इस विषय पे नहीं, जिस विषय का विवाद है उस पे नहीं। वो अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में संबंधित कोई बात कह रहे थे, शायद उसको किसी ने काट दिया है, लेकिन उसको हम पूरा डालेंगे, एक लिंक बनाएंगे, वो अलग से डालेंगे, और इस कार्यक्रम के भी कमेंट्स में हम अपनी उसी की लिंक डाल देंगे, जिससे आप देख सकें और समझ सकें। फैसला आप खुद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे बड़ी खबर ये है कि ये संतोष वर्मा कोई तो चीज़ है यार। इस संतोष वर्मा जिस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं, जिस तरह का इनका जीवन है कि पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, जिस तरह से महिलाएं इनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं, ये महिलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सरकार में भी कोई ना कोई ऐसा है जो इनके प्रति इतना आकर्षण रखता है, जो इनके प्रति इस तरह का मोह रख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पे एक से विवाह करते हैं, दूसरे से रासलीला करते हैं, तीसरी भी बीच में आती है। पता नहीं ये क्या कहानी है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी को आईएएस अधिकारियों की एक टीम बना देना चाहिए और संतोष वर्मा का पूरा उन्हें आमंत्रित कीजिए अपना जवाब देने, पक्ष रखने। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। संतोष वर्मा जी, आप मेरे स्टूडियो आएँ और आप जो भी पक्ष रखना चाहें, आपका पूरा पक्ष हम दिखाएंगे। हम जर्नलिज्म के पूरे जो मापदंड हैं उनका उपयोग हमेशा ही करते हैं। और आज केवल ये खबर बहुत ज़रूरी थी कि 2 जज सस्पेंड हो चुके हैं। इनके चक्कर में आगे क्या होगा पता नहीं।
आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।